समग्र सौरमंडल में हमारी ही ग्रह पृथ्वी है जिसमें जीवन पनप रहा है। बहुत सारे पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, बहुत सारे अणुजीव को लेके हमारा बायोस्फीयर बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट का दिमाग में ये एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, आखिर क्यों यही ग्रह है जिसमें जीवन पनप रहा है। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारे एविडेंस के बाद इस नतीजे में हम ये पहुंच पाए हैं, क्योंकि धरती यही एक ग्रह है जहाँ पे पाने वाले सारे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शन रहा है, जिसके वजह से हमारे ग्रह में जीवन पनप रहा है। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ आज के इस रोमांचकर टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इकोसिस्टम। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या है, इकोसिस्टम के वेरियस टाइप्स क्या हैं, इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, और ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कैसे मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इस पृथ्वी पे जीवन पनप रहा है। तो मैं आपको फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो ये जो बार बार मैं आपको ये शब्द बोल रहा हूँ इकोसिस्टम, क्या ये शब्द एक दिन में डेवलप हो गया? जी नहीं दोस्तों। इस टर्म को डेवलप करने के लिए इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे नेचुरलिस्ट, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट और बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने मिलकर अपना योगदान दिया, जिसके वजह से हम आज इसके ऊपर स्टडी कर पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ द टर्म डिस्कवरिंग इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हमारा टॉपिक का शीर्षक है इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये इकोसिस्टम आखिर है क्या। जब ये बात मैं इकोसिस्टम बोलता हूँ तो ये वर्ड इकोसिस्टम जो है वो एक दिन में डिस्कवर नहीं हुआ था। इसके पीछे बहुत सारे नेचुरलिस्ट, बहुत सारे इकोलॉजिस्ट और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है, तब जाके हम इस टर्म के बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं। 1800s में दो नेचुरलिस्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और अर्स्ट हैकेल ने पहली बार ये बताया कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारे जो एनवायरनमेंट है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम्बोल्ट ने नेचर को एक इंटरलिंक्ड वेब की तरह डिस्क्राइब किया और अर्स्ट हैकेल ने 1866 में इकोलॉजी का टर्म दिया, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इट्स सराउंडिंग। इसके बाद हमने डिस्कवर किया एनर्जी फ्लो, फूड चेन और फूड वेब के बारे में। 1927 में चार्ल्स एल्टन ने फूड वेब और फूड चेन के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर पब्लिश किया। उससे पहले फ्रोब्स ने 1887 में लेक इकोसिस्टम को एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम की तरह एक्सप्लेन किया, जो कि आगे जाके इकोसिस्टम का प्रिकसर की तरह हम इसको इस्तेमाल किए। 1935 में एजी टांसले ने इकोसिस्टम का टर्म कॉइन किया था। उन्होंने ये बताया कि इकोसिस्टम जो है वो एक नेचुरल सिस्टम है जिसमें कि वेरियस बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलके एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट बनाते हैं। बैलेंस्ड एनवायरनमेंट्स का मतलब है जहाँ की एनर्जी फ्लो बैलेंस में हो, जहाँ पे न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग बैलेंस्ड वे में हो, जिसके मदद से एक वेल सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो सके, जिसके वजह से जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स है वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए, एक बैलेंस्ड बायोस्फीयर बना सके। इसके बाद ओडम ने अपना बुक द फंडामेंटल्स ऑफ इकोसिस्टम में एनर्जिकल पिरामिड्स, मास, बायोमास और इन सब के बारे में इन डिटेल कॉन्सेप्ट दिया, जिसके मदद से जो इकोसिस्टम है वो एक माइक्रो लेवल से एक ग्लोबल लेवल तक जा पाया। उसके बाद 1970s के बाद हमने इकोसिस्टम को एक छोटा माइक्रो कॉन्सेप्ट की तरह नहीं बल्कि एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट की तरह देखना शुरू कर दिया। हमने इकोसिस्टम को इस्तेमाल किया सैटेलाइट सेंसिंग में, हमने इसको यूज किया जीपीएस ट्रैकिंग में, हमने यूज किया कार्बन ट्रेडिंग में, हमने यूज किया इकोसिस्टम को कि हम कैसे एक वेल सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बना सकें, जिसमें कि सब लोग, सारे ऑर्गेनिज्म मिलके रहें और एक वेल प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट हम प्रोड्यूस कर पाएं। तो 1970s के बाद ही हमने ग्लोबली लेवल में बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे हमने नियम बनाए, जिसके मदद से हमने एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनाने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव में, जिसमें हम जानेंगे कि जो इकोसिस्टम है वो किस किस कंपोनेंट्स को लेके बने हुए हैं। तो चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव में।
जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें प्राइमरीली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स को वैसे भी अलग अलग वैरायटी में डिवाइड किया गया है। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है उसमें आते हैं हमारे सनलाइट, लाइट, सॉयल, टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी। उसी तरह बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, और कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर और एपेक्स कंज्यूमर, और हमारे आते हैं डायरेक्टिव्स। तो इन सब को लेके हमारा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स बना हुआ है। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, सनलाइट की मदद से हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वाइंड्स की मदद से हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एक जगह से और एक जगह तक जा पाते हैं, जिसके वजह से प्लांट के रिप्रोडक्शन में मदद करता है। उसी तरह लाइट्स हो गए, लाइट क्या करता है, हमारे जो एनिमल्स और प्लांट्स के बायोलॉजिकल रिदम्स को कंट्रोल करते हैं। सॉयल होता है हमारा न्यूट्रिशन का ग्रह, जिसमें कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिसको यूज करके प्लांट्स अपना फूड बनाता है, और उसकी मदद से ही वो एक लेवल से और एक लेवल तक ट्रांसफर होता रहता है। फिर आता है पीएच सॉइल का जो रहता है वो भी बहुत मेजर रोल कंट्रोल करता है पेड़ पौधों के लिए। जैसे कि अगर सॉइल बहुत एसिडिक हो या फिर बहुत बेसिक हो, तब वहां पे पेड़ पौधे नहीं बढ़ पाते हैं। एक ऑप्टिमम पीएच उसके लिए चाहिए होता है। उसी तरह हम आते हैं टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत कम हो या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तब एंजाइम का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हम एक सस्टेनेबल लाइफ नहीं जी सकते हैं। उसी तरह हम आते हैं रेनफॉल में। जितने भी हम देख रहे हैं, डेजर्ट हो एक या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, इन सबको डिवाइड करने के लिए प्राइमरी रीजन होता है रेनफॉल। जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनते हैं, जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है वहां पे डेजर्ट बनते हैं, और जहाँ पे मीडियम रेंज का रेनफॉल होता है वहां पे ग्रासलैंड बनता है। तो ये था मेरा आपको बताने के लिए कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है उनका क्या क्या काम होता है। बस इतना ही काम नहीं, इन ब्रीफ अगर मैं बताना चाहूँ, एबायोटिक कंपोनेंट्स सबसे बड़ा रीजन काम करते हैं एक लाइफ को पनपने के लिए। अगर एक भी जो एबायोटिक फैक्टर मैंने आपको बताया वो लिमिट हो जाए तो इसका इफेक्ट पूरे इकोसिस्टम या फिर पूरे बायोस्फीयर के ऊपर आ सकता है। तो अब हम जानेंगे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम शुरू करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। जैसा कि प्रीवियसली मैंने आपको बता दिया कि वेरियस एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं और उनका काम क्या है। अब हम चलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने डिवाइड किया था प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में और डेट्रीवोर में। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर वे हैं जो कि अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं जो प्रोडक्ट देते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी और विटामिन और मिनरल्स को लेके पेड़ अपना खाना खुद बनाता है, जो कि वो स्टोर करता है फ्रूट्स के माध्यम से, जो फ्रूट्स फिर हर्बीवोर्स या फिर हम लोग खाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारा प्रोड्यूसर कौन है? हाँ, हमारा प्रोड्यूसर इसमें होता है प्लांट। उसी तरह ब्लू ग्रीन अलगी जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और खुद का खाना बनाने के लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है जो होता है क्लोरोफिल, जिसके मदद से पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं। उसी तरह हम चलते हैं कंज्यूमर के तरफ। इसका मतलब जो कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम कैसे? जैसे कि वो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हो या फिर आपस में एक दूसरे को खाने वाले कंज्यूमर होते हैं। जैसे कि हमारे जो हर्बीवोर्स हैं, जो कि पेड़ पौधे के चीज खाते हैं, जैसे कि पत्ते हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब को खा के रहते हैं, इन सबको हर्बीवोर कहते हैं। जैसे कि काव, गोट, डियर, ये सब हर्बीवोर के अंदर आते हैं। कार्निवर जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, ये सब कार्निवोर्स में आते हैं। फिर आते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कौन है? जैसे कि हम लोग या फिर डॉग, ये सब क्या होते हैं? ये लोग प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और ये लोग किसी और ऑर्गेनिजम्स को भी खाते हैं, तो ये लोग आते हैं ओमनिवोर्स में। फिर आता है एक अपेक्स कंज्यूमर। अपेक्स कंज्यूमर वो है जो कि ट्रॉफिक लेवल में सबसे हाईएस्ट पोजीशन में रहता है। अपेक्स कंज्यूमर जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ये अपेक्स कंज्यूमर में आते हैं। फिर हम आते हैं डेट्रीवोर्स की तरफ।
डेट्रीफोर्स वो हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करने में मदद करते हैं। डेट्रीफोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। जैसे कि हमने जाना कि प्लांट सनलाइट इस्तेमाल करके खाना बनाया, वही खाना धीरे धीरे हर्बीवोर के पास गया, हर्बीवोर से कार्निवोर के पास गया, कार्निवोर से फिर ये अपेक्स कंज्यूमर के पास गया। अब जब अपेक्स कंज्यूमर या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाए तो उनके बॉडी में वही न्यूट्रिएंट अभी भी प्रेजेंट है, तो उसी न्यूट्रिएंट को दोबारा सॉइल में डिग्रेड करना, दोबारा उसको न्यूट्रिएंट साइकिल में लाने का काम करते हैं डेट्रीफोर्स। वो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनको डिग्रेड कर देते हैं और उनके जो अंदर हमारा न्यूट्रिएंट रहता है उसको फिर से सॉइल में डिग्रेड कर देते हैं, जिसको दोबारा हमारा प्लांट इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अब हमने ये जान लिया कि वेरियस बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, और वेरियस बायोटिक कंपोनेंट्स का जो साइकिल है वो कैसे न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं। तो अभी तक हमने ये जान लिया कि इकोसिस्टम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके बारे में हमने जान लिया। तो अब हम चलते हैं इकोसिस्टम के वेरियस टाइप्स के ऊपर हम जानेंगे। तो अब हम जानेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या हैं। प्राइमरीली इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जिस इकोसिस्टम में ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल होता है और ये स्वतः नेचुरली ग्रो करते हैं। उसी तरह आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस है वो सबसे ज्यादा रहता है और ह्यूमन ही होते हैं जो इस इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम को फिर हमने डिवाइड किया है टू टाइप्स में, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को फर्दर हमने डिवाइड किया है तीन टाइप्स में। क्या क्या है वो सब? वो होते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और एक होता है डेजर्ट इकोसिस्टम। उसी तरह मराइन जो हमारा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसको हमने डिवाइड किया है तीन टाइप्स में। वो हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम और एश्योराइन इकोसिस्टम। अभी जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है इसको वेरियस एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि हमारे क्रॉप्स फील्ड हो गए, जैसे हमारे पार्क्स हो गए, जूलॉजिकल पार्क्स हो, बॉटनिकल पार्क्स हो गए, ये सब आते हैं हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। तो ये जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, अब हम ये जानेंगे कि हमारे इंडिया में किस किस टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। इंडिया में जो हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहा उसमें पहले आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे कि हमारे वेस्टर्न घाट हो गए, ईस्टर्न घाट हो गए, ये सब आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। फिर हम आते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में। डेसिडुअस फॉरेस्ट में हमारा जो सेंट्रल इंडिया होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो, ओडिशा हो और छत्तीसगढ़ हो, ये आते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में। फिर हम आते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट में, ये होते हैं हिमालयन रीजन में पाने वाले फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। फिर हम आते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम में हम सब जानते हैं राजस्थान का थर डेजर्ट और गुजरात का कच्छ, ये डेजर्ट इकोसिस्टम में आते हैं। अब हम चलते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा में सावाना लाइक ग्रासलैंड हमको मिलता है। उसी तरह अब हम बढ़ते हैं हमारे मराइन इकोसिस्टम की तरफ। मराइन इकोसिस्टम जैसे कि अरेबियन सी कोस्ट और हमारा बे ऑफ बंगाल कोस्ट और हमारा जो कोरल रीफ पाए जाते हैं द गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ये सब मराइन इकोसिस्टम में आते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसे कि आप जानते हैं भारतवर्ष में विविध प्रकार की नदियां रहते हैं, उसी जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और बहुत सारे ब्रह्मपुत्र, ये सब के जो इकोसिस्टम होते हैं वो आते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। एस्चुरिन इकोसिस्टम जहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिलके जो इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप होता है, इसको हम बोलते हैं एस्चुरिन इकोसिस्टम। जैसे कि इसका सबसे ब्राइट एग्जाम्पल होता है चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में पाया जाता है, वो एग्जाम्पल होता है एस्चुरिन इकोसिस्टम में। तो अब हमने ये जाना कि इंडिया में किस किस टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम इसके बावजूद हो सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि मैनग्रोव इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम, ये सब भी हमारे इंडिया के इकोसिस्टम के अंदर ही आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि हमारे इंडिया में क्या क्या नेचुरल इकोसिस्टम पाए जाते हैं, उसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडिया में क्या क्या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमारे पास पहले आते हैं क्रॉप फील्ड्स। भारतवर्ष में बहुत सारे क्रॉप्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पैडी फील्ड हो गए, व्हीट फील्ड हो गए, सुगर कैन फील्ड हो गए, हमारे टी फील्ड हो गए, कॉफी फील्ड हो गए, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं।
फिर हम आते हैं जो हम एक्वेटिक लैंड में करते हैं क्रॉप्स, जैसे कि हम करते हैं फिश कल्चर, फिर हम करते हैं पर्ल कल्चर, फिर हम करते हैं बहुत सारे प्रॉन कल्चर, क्रैब्स कल्चर, ये सब आते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंडर में। उसी तरह इंडिया में बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, जैसे कि हावड़ा में हमारा बॉटनिकल गार्डन है, बेंगलुरु में बॉटनिकल गार्डन है। उसी तरह बहुत सारे जू, जैसे कि दिल्ली में हो नंदनकानन जू, उड़ीसा में है मैसूर जू, तो ये सब हमारे आते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि हमारे इंडिया में ही है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इंडिया में कैसे अलग अलग नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, तो हमने इस पूरे वीडियो में इकोसिस्टम के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन आपको देने की कोशिश की है, जिसमें हमने पहले जाना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इकोसिस्टम के क्या है, इसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके वेरियस टाइप्स क्या हैं, और इंडिया में किस किस तरह का इकोसिस्टम है। और हमने इसके वेरियस कंपोनेंट्स जैसे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसके बेसिस में आपको कुछ इकोसिस्टम के बारे में जानने के लिए ये आपको मदद करे। इस वीडियो में हमने वेरियस हरिसिंगौर विश्वविद्यालय के वेरियस कंपोनेंट्स के कुछ पिक्चर लिए हैं, जिसके बारे में हम अपना टॉपिक को आपको इन ब्रीफ बता सके। इस वीडियो में मेरी टीम में इस वीडियो में हमारे साथ हैं अभिराम प्रधान, तानिया यादव, शिखा कुमारी, शिवानी श्रीवास, टीना सूर्यवंशी और मैं आशीष कुमार साहू। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं हमारे इस वीडियो इकोसिस्टम को। आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छा लगे। धन्यवाद।